वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। हम आज चालू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 1। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जो बिज़नेस हो रहे थे पहले के ज़माने में, ट्रेडिशनल टाइम से बिजनेसेस तो हो ही रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे काफ़ी सारे ग्रो हो रहे हैं बिजनेसेस, नए नए बिज़नेस चालू हो रहे हैं कंट्री में। तो अब ये जो बिज़नेस करने की मेथड की हम बात करें, जिस तरीके से पहले बिज़नेस होते थे और जो भी आज बिज़नेसेस हो रहे हैं, काफ़ी सारा उसमें चेंजेस हो गया है। तो यहाँ पे अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस। एमर्ज होना मतलब कुछ नया आना। तो अब ये जो बिज़नेस होने के तरीके में क्या क्या चीज़ें नई आई है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक बार खाली ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे कि क्या देखना है हमें इस चैप्टर में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ई बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो ई बिज़नेस का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस, मतलब बिज़नेस किया जाएगा इंटरनेट यूज़ करके। अब आज के ज़माने में सारी ही चीज़ें, सारे ही बिज़नेस ट्रांजैक्शन फिज़िकली नहीं होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। हम इंटरनेट के ज़रिए काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ई बिज़नेस पढ़ना है एंड उसके बाद ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका हम देखेंगे। एंड उसके बाद एक चीज़ आने वाली है नई कुछ, जो है आउटसोर्सिंग। जो आउटसोर्सिंग किया जाता है बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके। तो अब ई बिज़नेस में हम करने वाले हैं मीनिंग, स्कोप ऑफ ई बिज़नेस, बेनिफिट ऑफ ई बिज़नेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ई बिज़नेस देखेंगे हम। उसके बाद आएगा हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन होता है दो पार्टीज़ के बीच में, दो बिजनेसेस के बीच में, ऑनलाइन किया जाता है इंटरनेट यूज़ करके, तो उसका मीनिंग क्या रहेगा एंड दूसरा उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, मतलब उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हमें यहाँ देखना है। उसके बाद हमारा आने वाला है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में हम देखेंगे आउटसोर्सिंग का मीनिंग और कॉन्सेप्ट्स, नीड फॉर आउटसोर्सिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम देखने वाले हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग के हम कह सकते हैं कि टाइप्स बन जाएंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग होता है। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़नी है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ई बिज़नेस के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ ई बिज़नेस। अब हम पहले ट्रेडिशनल ज़माने की बात करें तो ई बिज़नेस को हम नहीं सोचते हैं। नॉर्मल बिज़नेस की हम बात करें तो क्या होगा, बिज़नेस को मान लो कोई भी उसका ट्रांजैक्शन करना है, उसे रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो वो क्या करेगा, सप्लायर से बात करने जाएगा, मिलने जाएगा, कोटेशन लेगा, फिर ऑर्डर देगा, फ़ोन पे बताएगा, ऑर्डर देगा, फिर मटेरियल आएगा। ये प्रोसीजर हो गई, ठीक है। कस्टमर को उसने गुड्स सेल करना है तो वह क्या करेगा, अगर बल्क क्वांटिटी में सेल करना है, कस्टमर को मिलेगा जाके, ठीक है, उसे डिटेल बताएगा, कस्टमर को कन्विंस करेगा कि वो उसके प्रोडक्ट्स को ख़रीदे। अब ये सारी चीज़ें, अब एडवर्टीज़मेंट की हम बात करें तो पहले एडवर्टीज़मेंट कैसे होता था, सेलर क्या करते थे, जिसको भी मिलते थे उनको बताते थे उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, या तो फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देते थे, ठीक है, होर्डिंग्स वगैरह लगाते थे, वो सारी चीज़ें होती थी। अभी आज क्या हो गया है, इंटरनेट यूज़ करके काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अभी हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं कि क्या प्राइस पे क्या क्वालिटी का गुड्स मिल रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देख सकते हैं एंड वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। सेम वे हम एडवर्टीज़मेंट भी इंटरनेट पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हो गई है कैसी, इलेक्ट्रॉनिकली हम करते हैं, इंटरनेट यूज़ करके करते हैं, उसे हम बोलते हैं ई बिज़नेस। चलिए यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है, द न्यू मंत्रा ऑफ द डे इज़ ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन, साइकिल टाइम्स, स्पीड एंड कॉम्पिटिटिवनेस। आज के ज़माने में अभी क्या फंडा आ गया है बिज़नेस के लिए, ग्रोथ करना है, बिज़नेस ने बहुत आगे जाना है। ग्लोबलाइजेशन, साइकिल टाइम, अभी बिज़नेसेस कैसे हैं, बिज़नेसेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अभी ग्लोबली अवेलेबल रहती है। अभी आजकल ऑनलाइन साइट पे हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि हम फिज़िकली मार्केट में जाके नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो कहीं से भी हम कोई भी प्रोडक्ट
मंगवा सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आ गया है। नेक्स्ट, स्पीड बढ़ गई है क्योंकि हम फटाफट से काम कर सकते हैं। हमने वेबसाइट ओपन किया, फटाफट से हमने ऑर्डर कर दिया, हमें शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो स्पीड आ गई है। एंड कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गई है। नए नए बिजनेस डे टू डे बहुत ही ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। एंड कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की बात करें तो कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं सेलर की तरफ से, बहुत सारे। कोई भी प्रोडक्ट, आपको मोबाइल फ़ोन ख़रीदना हो, कंप्यूटर ख़रीदना हो, या कोई और चीज़ खरीदनी हो, या कोई सर्विस अवेल करनी हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया सॉरी, इसका मतलब ये हो गया कि उन सेलर के बीच में क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस है, जो आज के दिन में, आज के ज़माने में बढ़ गई है। नाउ ई बिजनेस इज एन एब्रिविएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। In 1997, IBM started using the term e-business for the first time. Till that time, the word e-commerce was used. E-business means using internet to connect people and process. अब पहले उन लोगों ने क्या बताया, पहले क्या होता था, ई कॉमर्स टर्म ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अभी ई बिज़नेस टर्म ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। ई बिज़नेस के बारे में बताया है, इट ओपन्स न्यू डोर टू कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड। येस, ई बिज़नेस आने की वजह से क्या हुआ है, कस्टमर के लिए काफ़ी सारा स्कोप अवेलेबल हो गया है प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल करने के लिए। ई बिज़नेस एस्टेब्लिशेस मोर क्लोजर एंड रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप विद पार्टनर्स, एम्प्लॉयज़ एंड सप्लायर्स। देखिए, ई बिज़नेस से के कारण ऐसा नहीं हुआ है कि खाली कस्टमर के साथ ही अच्छे रिलेशन डेवलप हुए हैं, बाकी जो सप्लायर्स रहते हैं, पार्टनर्स रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, गवर्नमेंट की बात करें या हम इन्वेस्टर की बात करें, ये सारे ही लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बिजनेस के डेवलप हो गए हैं। इट कनेक्ट्स, अडेप्ट्स एंड इंटीग्रेट्स IT सिस्टम, सो कंपनीज आर एबल टू मैनेज देयर बिजनेस एफिशिएंटली। क्या होता है ई बिजनेस में, इट कनेक्ट्स, अडेप्ट्स एंड इंटीग्रेट्स IT सिस्टम। IT सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता है। सो कंपनीज आर एबल टू मैनेज देयर बिजनेस एफिशिएंटली। कंपनी क्या कर सकती है, उसके बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है, जैसे हमने बोला बाइंग करना है, सेलिंग करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, मार्केटिंग करना है, ये सारे ही ट्रांजैक्शन कंपनी ईजीली कर सकती है। Now, through the internet, it is possible to invent new and innovative ways to add value to existing product and service without necessarily spending a lot of money. यहाँ पे उन लोगों ने बोला है कि कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या करती है, कंटिन्यूसली उसके प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ ना कुछ नया लाने की सोचती है, जिसे हम कहेंगे इन्वेंशन करना, कुछ ना कुछ नया लाना। अब ये नया कब हो सकता है, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता चलेगी, तभी हम हमारे प्रोडक्ट में चेंज करके कुछ नया कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई है क्योंकि ई बिज़नेस अभी डेवलप हो गया है काफ़ी, उसकी वजह से। चलिए, नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रिफर्स टू द यूज़ ऑफ द वेब, इंटरनेट, इंट्रानेट्स, एक्सट्रानेट्स और सम कॉम्बिनेशन thereof to conduct business। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है वेब, इंटरनेट, इंट्रानेट मतलब हो जाएगा जो बिज़नेस के अंदर के ही हम कहेंगे कि दो पार्टनर्स है या दो ब्रांचेस है, उन्हें जिस नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा उसे हम इंट्रानेट कहेंगे। एंड एक्स्ट्रानेट हो जाएगा थर्ड पार्टी से, या माने कि सप्लायर से हम सप्लायर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू नेटवर्क, या हम बात करें कस्टमर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रानेट, उस नेटवर्क को। और सम कॉम्बिनेशन देयरऑफ टू कंडक्ट बिजनेस, यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ई बिजनेस इज़ नॉट अ टेक्निकल चेंज, इट इज़ अ फंडामेंटल चेंज इन द वे ऑफ बिजनेस डन, एडेड, सपोर्टेड एंड इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अब क्या बोला है उन लोगों ने कि ई बिज़नेस क्या है, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं है कि चलो थोड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज किया, बाकी बिज़नेस चल रहा था वैसे ही चल रहा है, ये नहीं। यहाँ पे
फंडामेंटल चेंज मतलब बेसिक चेंज ही आ गया, जैसे कुछ चीज़ पहले से हो रही थी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गए, इसीलिए उसे कहा जा रहा है ई बिजनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। The internet and the web support together provide opportunities in selling, customer relation, product service design, user support, graphic expansion, logistic and supply chain integration. This is nothing but business on internet. Technology is moving fast to make things possible tomorrow which seems impossible today. हमें कल के लिए जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही थी उसे हम ट्राई करते हैं कि नहीं हमें करना ही है, हमें उसे अचीव करना ही है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। चलिए नाउ मीनिंग, अब मीनिंग बताया हमें ई बिज़नेस का। द टर्म ई बिज़नेस दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। ये दो टर्म के ऊपर से ई बिज़नेस वर्ड आया है। ई बिज़नेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट। क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ चल रही है उन्हें मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं थ्रू इंटरनेट, उसे हम बोलेंगे ई बिजनेस। दिस वुड इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग टेक्निकल और कस्टमर सपोर्ट थ्रू द इंटरनेट। अब यहाँ पे ई बिजनेस के अंदर बाइंग एंड सेलिंग भी आएगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विस, मतलब आफ्टर बाइंग एंड सेलिंग कस्टमर को सपोर्ट रिक्वायर्ड है, कुछ सर्विस रिक्वायर्ड है, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। तो ये सारी चीज़ें आती है ई बिजनेस के अंदर। द कॉन्सेप्ट ऑफ ई बिजनेस emerged when IBM coined the term in late 90s। ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। द पर्पस वॉज टू प्रोवाइड बायर्स अ प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट टू बाय एंड सेल द गुड्स। चलिए अब आगे बढ़ते, ये तो हमने मीनिंग देख लिया। अब यहाँ पे आगे उन लोगों ने एक चीज़ बताई है हमें ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस के बारे में। अब ई कॉमर्स की जब हम बात करें तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस को एक साथ में यूज़ करते हैं, एक्सचेंज में दोनों वर्ड को एक साथ यूज़ करते हैं, कभी भी किसी भी वर्ड को। लेकिन ई कॉमर्स का मतलब क्या हो जाएगा? थ्रू इंटरनेट खाली बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी जो हम कहेंगे उसे हम खाली ई कॉमर्स कहते हैं। बाकी ई बिज़नेस में क्या होगा? बाकी बिज़नेस की जो सारी ही एक्टिविटीज़ है, जैसे कि सप्लायर से रिलेटेड काम है, रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, बिज़नेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं थ्रू इंटरनेट, बाकी कस्टमर के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इंटरनेट यूज़ करके, वो सारी ही चीज़ें कवर होती है अंडर ई बिज़नेस। तो ई बिज़नेस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाता है, जबकि ई कॉमर्स के अंदर क्या आता है? सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही कवर होता है। Now some people use the term e-business and e-commerce interchangeably, but they are not synonymous. E-commerce refer to buying and selling online। बराबर से याद रखना है, ई कॉमर्स का मतलब क्या होगा? ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही कंसिडर किया जाएगा, बाकी कोई एक्टिविटी को हम ई कॉमर्स नहीं बोलेंगे। While e-business compasses all business conducted online। जो भी चीज़ें हम बिज़नेस में हम जो भी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं थ्रू इंटरनेट, वो सारी ही कहलाएगी अंडर ई बिज़नेस। पर ई कॉमर्स छोटा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ई कॉमर्स इज़ अ ब्रांच ऑफ ई बिज़नेस। ई कॉमर्स क्या है? ब्रांच है ऑफ ई बिज़नेस। चलिए आगे बढ़ते हैं स्कोप ऑफ ई बिज़नेस की तरफ। The scope of e-business is not restricted to only online shopping. It also includes online stock, transactions and use of software। ये सारी चीज़ें भी आती है e-business में। In India till now business is managed through traditional methods. Now many businesses are becoming aware of the advantage of e-business and are incorporating this into their strategies। अभी क्या हो रहा है? छोटे से छोटा बिजनेस हो ना, तो वो भी ई बिज़नेस करने की सोच रहा है, ठीक है। वो नहीं चाहता कि वो ट्रेडिशनल वे में बिज़नेस करे, तो अब सारे ही लोग ई बिज़नेस करना चाहते हैं।
It also helps in better communication between business house and makes purchasing easier for large organization. देखिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ई बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो गया है. उनका जो बाइंग प्रोसेस रहती है, जैसे हम फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट की बात करते हैं, ठीक है. अब वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं एंड बहुत सारे क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है. तो वो सारे ही प्रोडक्ट उन्हें बाय करने पड़ते हैं. कोई भी प्रोडक्ट वो ऐसा सोचेंगे कि भाई हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, सारे ही अवेलेबल होने ही चाहिए. तो ये जो उनका बाइंग होता है इन लार्ज क्वांटिटीज़, तो वो बाइंग करने में अगर वो ई बिज़नेस फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है. बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं. अगर मान लो ई बिज़नेस नहीं फॉलो कर रहे हैं और ट्रेडिशनल वे में वो बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या होगा, इतने सारे प्रोडक्ट रहेंगे, सबका ट्रेडिशनल वे में वो लोग सप्लायर को फ़ोन करेंगे, कोटेशन मंगाएंगे, ऑर्डर देंगे, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और कस्टमर को भी वो अच्छे से सर्विस नहीं दे पाएंगे. जबकि अगर वो ई बिज़नेस फॉलो कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं. नाउ वी हैव मेंशन अबव दैट स्कोप ऑफ ई बिज़नेस इज़ क्वाइट वास्ट. ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज managerial activities like planning, organizing, controlling can be carried out over computer networks. ये सारी ही चीज़ें हम इंटरनेट यूज़ करके कर सकते हैं. प्रोडक्शन की हम बात करें, प्रोडक्शन में भी इंटरनेट यूज़ करना काफ़ी हेल्प करता है. मार्केटिंग में हेल्प करता है. पर्सनल मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं बिजनेस में उनकी बात हो रही है, तो वो पर्सनल को जो मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है उनका, उसमें इंटरनेट हेल्प करता है. प्लस मैनेजरियल फंक्शंस जो हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़े थे. मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग. तो ये सारी प्रोसेस भी इंटरनेट यूज़ करके अच्छे से मैनेजर कर सकता है. नाउ द अदर वे ऑफ लुकिंग एट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज़ टू एग्जामिन इट इन टर्म्स ऑफ पीपल और parties involved in electronic transactions. Various business and payment apps popularly used in e-business transactions are PhonePe, Google Pay, Swiggy, Ola, etc. अब ये सारी चीज़ों भी कोई नई नहीं है हमारे लिए. हम रूटीन डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है. ये सारी सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट. इलेक्ट्रॉनिकली हम ये सारे ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है. अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्यूड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव अ फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड नेटवर्क्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज एक्सटेंडिंग इनटू 6 डायरेक्शंस एज फॉलोज. अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जो हम ई बिज़नेस बोल रहे हैं. अभी तक में हमने पढ़ा कि क्या होता है ई बिज़नेस, की जो भी बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस हैं उसे इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है. तो अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे. उस ई बिज़नेस को कुछ टाइप में डिवाइड कर दिया गया है. तो उसके टोटल 6 चीज़ें हमें पढ़नी है जिसे हम 6 डायरेक्शंस कहेंगे. बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये हम पढ़ते हैं डिटेल में. सबसे पहला हम देखेंगे बिजनेस टू बिजनेस. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन होने वाले हैं 2 लोगों के बीच में. लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप है B2B, बिजनेस टू बिजनेस. जैसे मैंने सुपरमार्केट का एग्जाम्पल लिया, ठीक है. अब वो सुपरमार्केट क्या करेगा, उसे जो भी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है बल्क क्वांटिटीज़ में वो किसी और बिज़नेस से परचेस करने वाला है. जैसे कि फूड ग्रेन्स है या फिर कोई और आइटम ले लो, ठीक है. तो वो सारी ही चीज़ें वो क्या करेगा, किसी और सप्लायर से लेने वाला है. तो अब वो जो सामने वाली पार्टी है वो भी बिज़नेस कर रही है, ये भी बिज़नेस है. तो इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा बाइंग एंड सेलिंग का,
वो होगा बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो रहा है, इसीलिए इस टाइप के ट्रांजैक्शन को B2B कहा गया है, बिजनेस टू बिजनेस। नाउ इन दिस फॉर्म द बायर एंड सेलर आर बोथ बिजनेस एंटिटीज। देखिए बायर भी बिजनेस कर रहा है एंड सेलर भी कर रहा है, एंड डू नॉट इन्वॉल्व इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। अब यहाँ इस ट्रांजेक्शन में कोई भी कंज्यूमर नहीं आ रहा है। Here both the parties involved in e-commerce transactions are business firms and hence the name B2B, business to business. Now the transaction between business firms comes under this category. Business firms interact with each other for a variety of service. This includes supplying ancillary parts, components to manufacturers, providing value-added service like catering and also providing manpower. ये सारी ही चीज़ें उन लोगों ने B2B के हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि सप्लाइंग एंसिलरी पार्ट्स और कंपोनेंट्स टू मैन्युफैक्चरर्स। कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, अब उसे उसके प्रोडक्ट बनाने के लिए पार्ट्स या कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा। अब वो कहाँ से ख़रीदने वाला है? ऑफ कोर्स किसी सप्लायर से ख़रीदेगा, तो वो पर्सन का भी बिजनेस ही है, तो वो ट्रांजैक्शन B2B हो गया। सेम वे कोई बिजनेसेस क्या करते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे केटरिंग है या फिर मैन पावर मतलब एम्प्लॉयज़ ला के देना बिजनेसेस में। जैसे हमें हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट करेंगे जो हमारे लिए एम्प्लॉयज़ ढूंढ के देंगे, मतलब हमारे लिए वो मैन पावर सप्लाई करके देंगे, तो वो भी एक तरह की सर्विस है। तो ये भी जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस हो रहे हैं। जैसे कोई मान लो बिजनेस चल रहा है, उसमें दूसरा कोई बिजनेस है वो कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या तो फिर कोई और बिजनेस है वो हाउस कीपिंग सर्विस दे रहा है, तो ये सारी ही जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के अंदर बिजनेस के साथ हो रहे हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं B2B ट्रांजैक्शन। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप B2B। नेक्स्ट हम देखते हैं B2C, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। देखिए अब ये B2C ट्रांजैक्शन बहुत इजी है, बिजनेस टू कंज्यूमर। एक पार्टी बिजनेस है, दूसरी पार्टी कंज्यूमर है, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उसे हम बोलेंगे B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब यहाँ पे उसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है अभी आजकल, तो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, और बहुत सारे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। अब उस पर क्या होता है, ये साइट्स पे जाके कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट सर्च करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट को वो सर्च करेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट या तो फिर एक प्रोडक्ट के लिए जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसे सर्च करेगा। वहाँ पे वो क्या कर सकता है, सबकी प्राइस देख सकता है, कंपेयर कर सकता है, सबकी क्वालिटी देख सकता है, डिलीवरी टाइम कितना है वो देख सकता है, आफ्टर सेल्स सर्विस अगर रिक्वायरमेंट है तो वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी ही चीज़ें देख के फिर कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है एंड वो प्रोडक्ट उसके घर पे आ जाता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बिजनेस एंड कंज्यूमर के बीच में हो रहा है, इसीलिए हम उसे B2C ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर आइडेंटिफाइज अ नीड एंड सर्चेस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड। कस्टमर सिलेक्ट्स अ वेंडर एंड नेगोशिएट्स अ प्राइस। कस्टमर क्या करता है, खुद की जो रिक्वायरमेंट है उसे देखेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट को सर्च करता है वेबसाइट पे। उसके बाद वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा वेंडर कि उसे किसके पास से, कौन से वेंडर से उसे प्रोडक्ट खरीदना है। कभी कभी कोई जगहों पे नेगोशिएशन भी अवेलेबल होता है, प्राइस को नेगोशिएट किया जाता है। नाउ कस्टमर्स रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विसेज, मेक्स पेमेंट, गेट सर्विस एंड वारंटी क्लेम्स, ये सारी ही चीज़ें होती है। फिर as the name implies, B2C transactions have business firms at one end and its customers on the other hand. ट्रांजैक्शन में एक तरफ कौन है, बिजनेस है, एंड दूसरी तरफ कस्टमर है। The transactions under B2C are between business firms and consumers. Firms use their site for a range of marketing activities. देखिए हम कोई भी साइट ओपन करते हैं
जैसे कि हमने अमेज़ोन का साइट ओपन किया या फ्लिपकार्ट का किया या कोई और किया, हमने जियो मार्ट ओपन किया, तो क्या होता है वहाँ पे प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट भी की जाती है, ठीक है, मार्केटिंग भी वहाँ पे होता है, हमें अलग अलग प्रोडक्ट वहाँ पे देखने मिलते हैं कैटेगरी वाइज। दिस इंक्लूड्स प्रमोशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, रिव्यूज़ अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विस एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट द डोर स्टेप। देखिए सारी चीज़ें यह वहाँ पे होती है। प्रमोशन होता है, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऑफर्स है उस पर तो वो बताई जाती है। उसके बाद प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है बहुत ही डिटेल में, कि प्रोडक्ट का कलर क्या है, साइज़ क्या है, क्वालिटी कैसी है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट रिलेटेड अवेलेबल होती है। रिव्यूज़ भी हमें देखने मिलते हैं, जिन कस्टमर्स ने ऑलरेडी प्रोडक्ट ख़रीदा है वो लोग अपने रिव्यूज़ भी देते हैं कि प्रोडक्ट कैसा लगा उनको। नाउ रिव्यूज़ अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट द डोर स्टेप। हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट हमारे घर पे डिलीवर हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इज केप्ट लो थ्रू दिस मेथड एंड द स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो फास्टर। स्पीड तो ऑफकोर्स फास्ट होती ही है। क्या क्यों फास्ट होती है? हम घर बैठे बाइंग कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमने सर्च किया, कहाँ से लेना है हमने डिसाइड कर लिया, फिर हम ऑर्डर कर देते हैं, प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाता है। इसके लिए स्पीड फास्ट है। एंड दूसरा, प्राइस भी बहुत हाई नहीं रखी जाती है, लो होती है कंपैरेटिवली, तो उससे क्या होता है कस्टमर वहाँ से ख़रीदना पसंद करता है ना। एग्जाम्पल्स आर flipkart.com, amazon.com, मिंत्रा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है B2C ट्रांजैक्शन के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू बिजनेस C2B ट्रांजैक्शन। ओके, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, कस्टमर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। आगे वाले में हमने क्या देखा, बिजनेस टू कस्टमर में बिजनेस ने प्रोडक्ट अवेलेबल करके दे दिए हैं वेबसाइट पे, कस्टमर वहाँ पे जाके प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, उसे जो ख़रीदना है वो ख़रीद रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कुछ सर्विसेज के लिए, तो वो उसके अकॉर्डिंगली सर्च करेगा कि कौन कौन से वेंडर अवेलेबल है उस सर्विस के लिए, एंड उसके बाद वो वहाँ पे सर्विस लेगा एंड पेमेंट करेगा। उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखिए इसके एग्जाम्पल में दिया गया है पेस्ट कंट्रोल सर्विस, टैक्सी सर्विस, डोर स्टेप फूड डिलीवरी एक्सेट्रा। अब ये सारी ही चीज़ों में क्या होता है, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है कस्टमर की। जैसे कि हम टैक्सी सर्विस की बात करें तो क्या होगा, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग जो भी ट्रैवलिंग होने वाला है उसके हिसाब से चेंज होने वाला है उसके प्राइस, ठीक है। तो ये टैक्सी सर्विस में भी वैसे होगा, फूड डिलीवरी सर्विस में भी वैसे होगा। जितने भी कस्टमर्स फूड डिलीवरी कर रहे हैं सबके ही ऑर्डर्स अलग अलग होंगे, सिमिलर तो होंगे नहीं। तो कस्टमर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वेंडर को सिलेक्ट करेगा। तो इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन द कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। कस्टमर खुद कुछ सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहा है वेंडर के पास। कंज्यूमर टू बिजनेस इज ग्रोइंग अरेना वेयर कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस. It enables buyer to quote their own price for the specific goods or services. A consumer posts his request with a set budget online and companies review the customer requirements and beats out the project. क्या होता है, कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट डाल दी है वहाँ पे, वेंडर क्या करेंगे उस अकॉर्डिंगली कस्टमर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे एंड प्रोसेस करते हैं उसे। एग्जाम्पल हमने देखे, पेस्ट कंट्रोल सर्विस आएगा, टैक्सी सर्विस, डोर स्टेप फूड डिलीवरी सर्विस एक्सेट्रा। चलिए ये हो गया कंज्यूमर टू बिजनेस के बारे में। अब आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C ट्रांजैक्शन। देखिए अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन होने वाला है बिटवीन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब एक एंड पे है कंज्यूमर, दूसरे एंड पे भी कंज्यूमर ही है।
तो अब यहाँ पे जो वेबसाइट है वो एज एन इंटरमीडियरी काम करेगी, ठीक है, बायर एंड सेलर को मिलाने का काम करेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कोई एक पर्सन है, ए पर्सन है, उसे कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब वो खुद बिजनेस नहीं कर रहा है, वो कस्टमर ही है, उसे कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो वो वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट की सारी ही इंफॉर्मेशन डाल देगा, और सामने दूसरा पर्सन रहेगा जिसको भी वैसे ही टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो भी वेबसाइट सर्च कर रहा है, दोनों की रिक्वायरमेंट अगर मैच हो जाती है तो दोनों ही कस्टमर के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हो जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल है ebay.com। अब देखिए, इट फैसिलिटेट्स द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पीपल। Consumer to consumer involves electronically facilitated transaction between consumers through some third party। थर्ड पार्टी मतलब जो वेबसाइट है वो थर्ड पार्टी के तरीके से काम कर रही है एंड दो कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अ कॉमन कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम फॉर सेल एंड अदर कंज्यूमर बीट टू परचेस इट। एक कस्टमर ने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डाल दी है तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा, बीट करेगा, मतलब वो उसकी प्राइस बताएगा कि उसे किस प्राइस पे खरीदना है। द साइट्स आर ओनली इंटरमीडियरीज जस्ट टू मैच द कंज्यूमर्स। द इंटरनेट अलाउज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर कंज्यूमर ग्रुप्स टू बी फॉर्म। दिस forums आर वेरी इंटरेक्टिव। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू सच ग्रुप्स। देखिए, रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स मतलब अब इस बाइंग एंड सेलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी कस्टमर की कंप्लेन है, तो क्या होता है, उसका रिड्रेसल लाना मतलब उसका सोल्यूशन लाना भी यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। एग्जाम्पल में है ebay.com, OLX, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर को मैच किया जाता है। जैसे हम naukri.com का एग्जाम्पल ले तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, किसी बिजनेस फर्म को एम्प्लॉय चाहिए, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एंड जो दूसरा पर्सन है वो जॉब ढूंढ रहा है, उसे भी रिक्वायरमेंट है, तो दोनों को मिलाया जाता है, इसके लिए वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो हम ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के साथ होंगे। अब गवर्नमेंट से जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट को कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, तो वो जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं गवर्नमेंट के साथ बिजनेस के, उसे हम बोलेंगे बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ दिस पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स encompasses all transactions conducted online between business एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पब्लिक अथॉरिटीज़ जो होती है वहाँ पे जाके बिजनेस को जो भी ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं उसे हम बोलेंगे B2A ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गेटिंग परमिट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स गवर्नमेंट के पास हमें करानी होती है। हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हमने पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट किया तो हम एग्रीमेंट रजिस्टर करवाएंगे। तो ये सारी ही चीज़ें बिज़नेस एंड गवर्नमेंट के बीच में या बिज़नेस एंड पब्लिक अथॉरिटी के बीच में हो रही है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे B2A ट्रांजैक्शन। सेम वैसे ही अभी यहाँ आने वाला है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इंसान है, हम इंडिविजुअल है, हमें भी पब्लिक अथॉरिटी के साथ कोई ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि हमें आधार कार्ड बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, तो ये जो सारी ट्रांजैक्शन होंगे पब्लिक अथॉरिटी के साथ, उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन। Now the consumer to administration model encompasses all electronic transactions conducted between individual and public administration. For example, getting passport, Aadhaar card, licenses, PAN card, etc. ये सारी ही चीज़ें जो
होती है बिटवीन इंडिविजुअल एंड पब्लिक अथॉरिटीज़, उसे हम कहेंगे C2A ट्रांजैक्शन, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन। तो ये जो पार्ट हमने पढ़ा वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर केस स्टडीज़ भी आ सकती है स्टूडेंट्स, तो इसे अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी यहाँ पे हम ई बिज़नेस की जो बात कर रहे हैं, हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं। तो अब आगे हम देखने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस, क्या क्या फ़ायदे हैं ई बिज़नेस स्टार्ट करने के। तो द मेन एडवांटेज ऑफ ई बिज़नेस इज़ पीपल गेट product information online and order the product online through cash on delivery or prepayment. In this way seller and buyer both get advantage of internet platform. अभी आजकल तो यही चीज़ें हो रही है। क्या होता है, हमें कोई प्रोडक्ट लेना हो तो फटाफट से हम देख लेते हैं ऑनलाइन क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर देते हैं, तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। COD भी हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट आने के टाइम हम कैश दें या तो फिर हम पहले से पेमेंट भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनली ट्रेडिंग बाय बायर्स एंड सेलर्स इज डन थ्रू 3 चैनल्स लाइक फेस टू फेस, मेल एंड फ़ोन। पहले के ज़माने में इन तरीक़ों से बाइंग एंड सेलिंग होता था। द इंटरनेट हैज़ बिकम 4th चैनल फॉर ट्रेड। इंटरनेट क्या बन गया, 4th चैनल बन गया ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए। इंटरनेट ट्रेड इज़ बूमिंग एंड अलाउिंग बिजनेस टू सेल मोर एंड एट अ लोअर कॉस्ट। दस इंटरनेट ऑफर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओवर ट्रेडिशनल चैनल्स एज इट हैज़ सम एडवांटेज और स्ट्रेंथ। ऑफकोर्स ई बिज़नेस के फ़ायदे हैं, इसीलिए वो इतना ग्रो कर रहा है आजकल के वर्ल्ड में, बराबर। तो अब क्या क्या फ़ायदे हैं हम एक एक पॉइंट वाइज देखते हैं उसे। सबसे फर्स्ट इज़ ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कुछ बनाए हम, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन करना, ठीक है। जैसे हमने बिल्डिंग बनाया तो फॉर्मेशन किया, कुछ नया बनाया। तो अब इस बिज़नेस को बनाना बहुत इजी होता है, ई बिज़नेस को, इसका फॉर्मेशन बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती एंड बाकी सारी चीज़ों में भी बहुत ये इजी रहता है। The formation of traditional business is difficult, whereas to form e-business is relatively easy to start. पहले कैसा था, कोई भी बिज़नेस हमने सेटअप किया तो उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उतनी जगह लेनी पड़ती थी, बराबर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता था, गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब सब क्या हो गया है, थ्रू इंटरनेट हो जाता है। और जो स्पेस रिक्वायरमेंट होती है बिजनेसेस के लिए वो भी अभी कम हो गई है, क्योंकि पूरे के पूरा स्टॉक अभी ही हमें ला के नहीं रखना पड़ता है। जब कस्टमर का ऑर्डर आता है ऑनलाइन तभी ही हम ला के उसे सेल कर सकते हैं। तो जो स्पेस रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस के लिए वो भी कम हो गई है। तो यहाँ पे ईज ऑफ फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इन्वेस्टमेंट जो करना पड़ता है वो भी लोअर हो गया है। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे लगता है, जो जगह हम खरीदते हैं, बराबर, या तो फिर हम रेंट पे ले रहे हैं, या फिर वैसे फर्नीचर बनाना पड़ेगा, स्टोरेज फैसिलिटी करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ों में हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कम हो गई है। अब वेबसाइट पे क्या होता है, हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो वो वेंडर क्या करेगा, फिर तुरंत ही लाके हमें सेल कर देगा। ज़रूरी नहीं है उसने वहाँ पे स्टोर करके ही रखा हो, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट तो बच गए। तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज़ लो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस and can be managed with less manpower. So if trader does not have much of investment but has contacts, he can do fabulous business. देखिए यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है, कोई शॉप की तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। मान लो हमने ई बिज़नेस चालू किया, कोई प्रोडक्ट सेल करने का, कपड़े सेल करने का बिज़नेस हमने स्टार्ट किया मान लो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे शॉप को सेटअप करें। हम क्या करेंगे, हमने एक अच्छे से बहुत वेबसाइट बना दिया, कस्टमर्स के ऑर्डर आ रहे हैं वहाँ पे, जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे हम क्या करेंगे,
सामने वेंडर के पास से वो लेंगे प्रोडक्ट एंड कस्टमर को भिजवा देंगे। तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम बहुत बड़ा स्टोर सेटअप करें एंड स्टोरेज करें, वो सब रिक्वायरमेंट यहाँ पे आती ही नहीं है। इसके लिए यहाँ पे लोअर इन्वेस्टमेंट कहा गया है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस है, बहुत इजी है यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना। कस्टमर्स को बाइंग करना हो, अगर वो फिज़िकली लेने चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, तो क्या होगा, मार्केट में जाना पड़ेगा और जो भी टाइमिंग्स है वहाँ पे शॉप्स जितने टाइम ओपन रहती है उसी टाइम में जाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है, कोई भी टाइम पे हम ऑनलाइन बाइंग कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो। दूसरा, हम पेमेंट भी इजीली कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उतना आप कैश अवेलेबल करके ही रखो। बहुत बड़ी कॉस्टली कोई चीज़ आपको मंगवानी हो तो भी आप मंगवा सकते हैं थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। तो काफ़ी सारी कन्वीनियंस हो गई है कस्टमर्स के लिए भी एंड सेलर्स के लिए भी। तो इंटरनेट ऑफर्स कन्वीनियंस ऑफ 24/7/365 a days in a year. Business is going on any time and flexibility is available. Yes, e-business is truly a business that has enabled and enhanced by electronics and offers advantage of accessing anything, anywhere, anytime. देखिए, एक्सेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम का मतलब होता है कस्टमर क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकता है, कोई भी जगह पे सर्च कर सकता है, कोई भी टाइम पे सर्च कर सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसे कन्वीनियंस कहा गया है। नाउ नेक्स्ट इज स्पीड। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में स्पीड, ऑफ कोर्स स्पीड वहाँ पे ज़्यादा ही हो जाती है। हम कभी भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं, फटाफट से हमें मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेलर भी क्या करता है, स्पेसिफाइड टाइम पे जो उसने बताया है उतने टाइम के अंदर वो प्रोडक्ट हमारे घर पे डिलीवरी करके दे देता है। पेमेंट भी बहुत फटाफट हो जाता है। अब हमें कैश उतने विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ई बिज़नेस के अंदर। Now this benefit becomes all the more attractive when it comes to information. Much of the buying and selling involves exchange of information that internet allows at the click of mouse. देखिए यहाँ पे उन लोगों ने information की बात की है कि information जो देनी हो, सेलर है कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अगर कस्टमर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो सबसे फास्ट थ्रू इंटरनेट हम पहुंचा सकते हैं। नाउ ग्लोबल एक्सेस, फिफ्थ एडवांटेज इज ग्लोबल एक्सेस। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हम ऐसा सोचे कि चलो ई बिज़नेस नहीं था जिस ज़माने में कस्टमर को खुद से ही जाके मार्केट में जाके गुड्स लेना पड़ता था, तो वहाँ पे कस्टमर के पास लिमिटेड प्रोडक्ट अवेलेबल थे। वहाँ की शॉप्स में जितने ही प्रोडक्ट हो उतने ही वो देख सकता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, थ्रू इंटरनेट कस्टमर के पास वर्ल्ड वाइड जितने भी वेंडर्स हो वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, वो कहीं से भी प्रोडक्ट को मंगवा सकता है। इसीलिए यहाँ पे ग्लोबल एक्सेस कहा गया है। इंटरनेट इज़ ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। ऑन वन हैंड इट अलाउज seller and access to the global market. On the other hand, it offers a freedom to buyer to choose product from almost any part of the world. सेलर के लिए भी फ़ायदा है, उसके लिए भी मार्केट बढ़ गया ना, कस्टमर थे वो उसके लिए बढ़ गए। पहले कैसा था, जो शॉप जिसकी भी शॉप है वो कुछ लिमिटेड एरिया में ही सेलिंग कर सकता था, लेकिन थ्रू इंटरनेट वर्ल्ड में वो किसी को भी सेल कर सकता है। सामने कस्टमर का भी फ़ायदा हो गया है, वर्ल्ड में वो किसी भी वेंडर के पास से खरीद सकता है। नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर का मिलना एंड फेस टू फेस बात करना ज़रूरी नहीं है। नाउ सिक्स्थ एडवांटेज इज मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। यस, इंटरनेट के ज़रिए कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो पेपरलेस होते हैं, बराबर, ज़्यादा वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ या पेपर वर्क नहीं रहता। यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। दस रिकॉर्डिंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम ईजी।
अब हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो क्या होता है, उसका बिल भी हमारे पास, उसकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमारे पास ऑनलाइन ही स्टोर हो जाती है। ठीक है, कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, क्या प्राइस है, कब तक प्रोडक्ट आएंगे, कौन सा ट्रैकिंग नंबर है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एंड उसके बाद जो हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है। तो वो सारी चीज़ें हमें हार्ड फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑन पेपर लाने की ज़रूरत वो नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज गवर्नमेंट सपोर्ट। अब हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, काफ़ी सपोर्ट कर रही है ई बिजनेसेस को ग्रो करने में। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट for setting up of e-businesses. This support ensures maximum transparency. Now easy payment. The payment in business, e-business is done by credit card, fund transfer, etc. and it is available round the clock. देखिए, जो पेमेंट की हम बात करें तो पेमेंट बहुत इजी हो गया है। अभी हमें कैश अवेलेबल करके रखने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपने 10,000 का कोई प्रोडक्ट मंगवाया है तो ज़रूरी नहीं है आप विड्रॉ करके रखो और फिर कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करो। नहीं, आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भी पेमेंट हम कर सकते हैं। हमारा डेबिट कार्ड यूज़ करके, क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसके लिए पेमेंट बहुत ही इजी हो गया है। ऊपर से उन तरीके से पेमेंट करने से क्या होता है, हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि हमने वेंडर को पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया इजी पेमेंट। ये भी एक एडवांटेज है, बेनिफिट है ई बिजनेस का। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं लिमिटेशंस की तरफ। अब जैसे हम फ़ायदों की बात करते हैं तो कुछ नुकसान भी रहेंगे ई बिज़नेस के। तो क्या क्या डिसएडवांटेज है या क्या लिमिटेशंस है वो हम देखते हैं। लैक ऑफ पर्सनल टच सबसे फर्स्ट आता है। वहाँ पे है हम प्रोडक्ट को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अब काफ़ी सारे कस्टमर्स क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि हम फिज़िकली अगर गुड्स लेने जाते हैं तो हम गुड्स को चेक कर सकते हैं, वहीं पे कैसा है, क्या क्वालिटी है, साइज़ बराबर है कि नहीं, हम चेक कर सकते हैं और उसके बाद ही हम गुड्स लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोडक्ट हमारे घर पे आया उसी टाइम हम उसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फिर प्रोडक्ट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है तो क्या होता है, हमें रिटर्न करना पड़ता है, दूसरा मंगवाना पड़ता है, टाइम जाता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज है, लैक ऑफ पर्सनल टच। E-business lacks the personal touch. One cannot touch or feel the products, so it is difficult for consumers to check the quality of the product. आपको तो क्या होता है, रिव्यूज़ तो हमें इंफॉर्मेशन तो बताई जाती है वेबसाइट पे कि क्या कलर है, क्या साइज़ है, क्या क्वालिटी है, लेकिन एक्चुअल में हम टच तो नहीं कर सकते ना, वो तो जब प्रोडक्ट आएगा तभी पता चलेगा। दूसरा है डिलीवरी टाइम। अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो क्या होता है, तुरंत उसी टाइम हम प्रोडक्ट लेके घर पे आ जाते हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद उसमें लिखा होता है चलो 1 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, तो उतने टाइम हमें वेट करना पड़ता है। ये एक उसका लिमिटेशन हो जाता है। द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स टेक्स टाइम। ऑन द स्पॉट तुरंत हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू गेट द प्रोडक्ट एज सुन एज यू बाय इट, बट दैट डज नॉट हैपन इन ऑनलाइन बिजनेस। दिस टाइम लैग ऑफन डिस्करेजेस कस्टमर्स। एग्जाम्पल, Amazon now assures 1-day delivery. This is an improvement but does not resolve the issue completely. देखिए, Amazon ने क्या किया है, 1-day डिलीवरी का सिस्टम चालू तो किया है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुई है। जो हम फिज़िकली जाके गुड्स तुरंत ही गुड्स या प्रोडक्ट तुरंत खरीद ही लेते हैं और घर पे ला देते हैं, वैसा तो यहाँ पे नहीं हो सकता ऑनलाइन में। थोड़ा तो टाइम लगेगा प्रोडक्ट के डिलीवरी में। नाउ थर्ड इज सिक्योरिटी इश्यूज़। सिक्योरिटी इशू कहाँ पे आएगा, जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तभी। डेबिट कार्ड के थ्रू हम कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग,
सारी चीज़ों में क्या होने वाला है, हम हमारे अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे वेबसाइट पे, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन हैक होने के चांसेस हो जाते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे कस्टमर्स क्या होते हैं, डर जाते हैं, वो COD पसंद करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लेना पसंद करते हैं वो, या तो फिर वो सोचते हैं कि जाने दो, हमें ऑनलाइन ख़रीदना ही नहीं है। तो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल who scam through online business. Also, it is easier for hackers to get your financial details. It has a few security and integrity issues. This also causes disturbance among potential customers. जो कस्टमर्स ख़रीदना चाहते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट, वो भी फिर मना कर देते हैं, वो बोलते हैं जाने दो, हमें नहीं लेना है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. Sometimes the government monitoring can lead to interference in the business. कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी इंटरफेयर किया जाता है ई बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस में। उसके बाद आता है हाई रिस्क। देखिए अब यहाँ पे हाई रिस्क क्यों कहा गया है, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टीज़। हम फिज़िकली मार्केट में ख़रीदने जाते हैं प्रोडक्ट को, तो क्या होता है, हम सेलर से फेस टू फेस बात करते हैं, ठीक है। अब वहाँ से हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या होता है, हम सेलर को जाके बता सकते हैं कि देखो आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम हो गई, ये इशू हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या होने वाला है, बायर एंड सेलर मिलते ही नहीं है ना, तो वहाँ पे इश्यूज रिजॉल्व होना बहुत टाइम लग जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। High risk is involved as there is no direct contact between parties. In case of frauds, it becomes difficult to take legal action. क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स है, बहुत सारे कस्टमर्स है सामने, ठीक है, बायर एंड सेलर मिलते ही नहीं है फेस टू फेस। इसके लिए कुछ प्रॉब्लम हो गई तो लीगल एक्शन लेना हो तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सारे हो गए उसके लिमिटेशंस ई बिज़नेस के। चलिए तो अभी आगे हम देखने वाले हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में कि उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या स्टेप होते हैं उसके अंदर, एंड आगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।